आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका क्लैट पीजी 2025 का पेपर हुआ ये कैसा है, इसका ओवरऑल जो एक थीम है वो क्या है, क्या ये पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, नहीं था, क्या रहा, कैसा रहा, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही में जो पेपर का पूरा प्रॉपर एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में, अभी जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर की आते हैं वैसे ही आपको हम लोग इस चीज़ के ऊपर वीडियो ला के देंगे, बिकॉज उसके हिसाब से हम लोग ये भी बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमें लगता है कि हमें चैलेंज करने चाहिए, बिकॉज उसका जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं अगर वो गलत या सही उसके हिसाब से, तो वो आपको अभी जैसे ही आता है प्रोविजनल आंसर की उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आप अगर जैसे मान लीजिए इसके आगे जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, जो आपका अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए हेल्प तो हम लोग रोजाना संभव लॉ पे आप लाइव सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर लाइव सेशंस रोजाना कंडक्ट होंगे, तो आपको कोई भी डाउट्स होंगे, आप चाहे किसी भी यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी स्टेट से, कोई भी रैंक आपकी आइए, आप उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो लाइव सेशंस में। तो मैं आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहूंगा, रोजाना लाइव सेशंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नंबर है 9555-896-908। इस पर आप स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ पर अगर आपको कोई मान लो चीज़ें पूछनी है कि सर नंबर इतने आए, कैसे, कौन सा कॉलेज या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट से आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हम लोग ने नीचे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सर्वे का लिंक दिया है, जहाँ पे हम लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने जो पेपर है उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है। ये स्कोर आप लोग प्लीज मुझे इसलिए बता दीजिए कि जो आपका कट ऑफ वगैरह है कि कट ऑफ वगैरह क्या होगा, कैसी चीजें रहेंगी, वो मैं थोड़ा सा बेटर प्रेडिक्ट कर पाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए, आप लोग पहले ही जान पाए कि कितना आपका रिजल्ट, क्या रैंक वगैरह आएगा। तो प्लीज उस सर्वे को जाकर जरूर फिल करिएगा। जैसे ही प्रोविजनल आंसर क्या आपका आता है वो सर्वे आपका लाइव हो जाएगा, प्लीज उसको जाके फिल जरूर करिएगा। दैट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं कि पेपर यहाँ पे कैसा है आपका। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो देखिए, एक जो चीज आप नोटिस करेंगे हमेशा, अगर आप क्लैट पीजी का पेपर आपने लास्ट 5 ईयर्स का देखा होगा, तो यहाँ पे वो लोग हमेशा कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे कि वो लोग डील करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया आपका, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ हो गया, इनके ऊपर, और फैमिली लॉ बेसिकली, उनके ऊपर क्लैट पीजी का हमेशा फोकस रहता है। और वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स और रिसेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर कहीं ना कहीं फोकस रखते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड गया है टोटली स्टूडेंट्स, मैं ये बात मानूंगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली इनका फोकस है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है चीज़ों से, और जो फॉर्मेट है आपका वो आपका 2024 के पेपर से कहने के सिमिलर है, और लास्ट ईयर की तरह जैसे मान लीजिए 24/5 का जो पैराग्राफ था, फॉर्मेट था, वही फॉलो हुआ है। लेकिन जो फोकस है वो यहाँ पे बेसिकली जो रहता था क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर में, वो प्रिडिक्टेबल रहता था। तो इस बार कहीं ना कहीं क्लैट ने नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। यहाँ पे कॉन्स्टी, क्रिमिनल लॉ के ऊपर फोकस थोड़ा कम हुआ है, नए सब्जेक्ट जो है थोड़े से वो ऐड हुए हैं, जिसमें आपका टीपीए, स्पेसिफिकली फैक्ट, टैक्स, इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। पर्टिकुलरली यहाँ पे टीपीए के अंदर से 2 से 3 पैसेज आ गए हैं, जो कि एक ऐसा आप कह सकते हो कि नीच सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल और सरप्राइजिंग यहाँ पे कहने की बनाता है। उसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करोगे, टॉर्ट की बात करोगे, तो इवन यहाँ पे वो भी यहाँ पे कहने की इंपॉर्टेंट हो गए, इनके कॉम्प्रिहेंशन कहने के इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो टीपीए है, इन्वायरमेंट है, ये भी कहने की पेपर के अंदर एज अ मेजर हाईलाइटिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप पैरा के अंदर से आप देख रहे हो चीजें, ऑलमोस्ट एवरी अदर पैरा आपका जो है वो यहाँ वहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल के पेपर की, तो ये कहना है कि मॉडरेट से थोड़ा सा इजियर एंड पे मैं मानूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो कंसेप्ट की ग्रास्प है वो कैसी है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जैसे क्वेश्चंस हैं वो लिटरली आपको हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और लैंडमार्क केस लॉज जो आपके पुराने वाले इन्होंने पूछे, वो कहीं ना कहीं पेपर अगर आप एक ऐसे तरीके से तैयार करोगे जो जुडिशरी का स्टूडेंट है वैसे, तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट्स, मैक्सिम्स, थ्योरीज, इनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर पैराग्राफ के अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आप इसको हर पैरा के अंदर आप अगर देखोगे तो 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे आप पैरा में से या कंसेप्ट के बेसिस पे आंसर कर सकते हो। इवन 4 से 5 इसमें आप इवन जा सकते हो। बट पेपर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि रिसेंट के हिसाब से तैयार कर रहा है, वैसे तैयार कर रहा है, आपके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट रहेगा, नो डाउट। और इसमें यहाँ पे इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है, डेफिनेट चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं ये पेपर इस वजह से डिफिकल्ट भी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंट के हिसाब से थोड़ा सा देखा है, जिन्होंने फाउंडेशन और उसके हिसाब से तैयारी करी, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पेपर ऑन द मॉडरेट टू इजियर एंड पे मैं मानूंगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मिक्स बैग है। कहीं ना कहीं हमारी भी प्रेडिक्शंस थी रिगार्डिंग की फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऑन पॉइंट था। बाकी रिसेंट के ऊपर उतना फोकस यहाँ पे इस बार कंसोर्शियम ने नहीं दिया है। अब इसके बाद हम लोग लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बात करते हैं कि लेंथ कैसा था पेपर का। तो पेपर देखो लेंथी तो था, बिल्कुल कोई डाउट इसमें नहीं है।
अगर आप ये देखोगे पैसेज के अंदर से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इसको डिफिकल्ट बहुत बनाती है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो और उसके हिसाब से ये जज करो कि जो पैसेज है उसके अंदर से आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और 24 जब आपके क्वेश्चन यहाँ पे 24 पैराग्राफ आपके होते हैं तो उसके अंदर ये काम कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये भी इस पेपर के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हर पैराग्राफ में आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एकदम स्टैंड अलोन है, जो कि थ्योरी से आ रहा है, और या फिर मान लो लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड पुराने पुराने जजमेंट्स उनसे। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कि कायदे से अपने कंसेप्ट की पढ़ाई करी है, इन डेप्थ आपने स्टडी करी है, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी बड़ी डील नहीं होगी कंपैरेटिवली। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मान लो लास्ट ईयर में पहली बार पेपर दे रहे तो उनके लिए ये पेपर ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होता है। और कहीं ना कहीं इसको आप ये कह सकते हो कि एक मिक्स बैग है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा, कुछ के लिए कठिन होगा, डेफिनेटली इसमें आप कह सकते हो। पैटर्न वाइज भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिलेटिवली यहाँ पे सिंपल है कि कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड में कंसेप्ट बेस और लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे कहने के पूछे गए। और जो जनरल यहाँ पे शिफ्ट है वो रीसेंट जजमेंट्स के हटाकर यहाँ पे बेसिकली जो होता है ना कि हम लोग पूछते हैं कि जो जजमेंट है रीसेंट इसमें क्या हेल्ड करा गया है, उससे हटाकर इन्होंने कहना कि ओल्ड स्कूल जो आपके जजमेंट्स आए हैं जिसमें कि कोर कंसेप्ट जो आपके टॉर्ट्स के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हो गए, एनवायरमेंट के हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स का हो गया, कंपनी है, टीपीए है, इंटरनेशनल लॉ है, फैमिली लॉ है, इनके ऊपर फोकस ज्यादा डाला है। तो मतलब कोर कंसेप्ट्स और थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है, थोड़ा सा ग्राउंडेड, थोड़ा सा ऐसा पेपर बनाया जो कि जुडिशरी के स्टूडेंट्स को जो कि तैयारी वगैरह कर रहे हैं, फिर जो अच्छे से जिन्होंने कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड्स रखी है उनको ये पेपर थोड़ा सा फेवर ज्यादा करेगा, डेफिनेट सी बात है। और यहाँ पे भी अगर आप पैसेजेस की भी बात करोगे तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो टीपीए है या फिर सेबी वगैरह का पैसेज है वो काफी ज्यादा नीश है, नया है। और कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन या फिर आप बात करते हो उसके अंदर तो आपको पूरा एक जो टाइम लगेगा यहाँ पर वो आपको बेसिक हेल्प यहाँ पे बेसिकली जो कर देता है पैसेज, उसके वजह से टाइम आपको लगेगा इसको करने में। तो इसकी वजह से मैं बेसिकली ये तो नहीं कहूँगा कि पेपर ने हमको एक तरीके से देखा जाए तो चैलेंजिंग नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, हमको अच्छे से इन्होंने वो करा है। लेकिन सर्टेनली जो पैसेजेस थे वो आपके ट्रिकी है, क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही क्लोजली यहाँ पे बंच्ड अप है, डेफिनेट सी बात है। और जो चीज़ें हैं इस पेपर के हिसाब से मैं ये कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि जो इस बार आपका कट ऑफ रहेगा ना, कट ऑफ वो मेरे हिसाब से जैसा आप ये समझ के चलिए कि मतलब जो कि जुडिशरी हैवी थोड़ा सा पेपर है, थोड़ा सा उसमें है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे हाई जाने का चांस मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स हल्का सा बेटर स्कोर करेंगे। तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर है अगर मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अपने हिसाब से तो वो आपका 95 से लेके 100 के बीच में रहेगा ही रहेगा। और आपको इसके अलावा यहाँ पे अब पैराग्राफ वाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे करके कि आपका पैसेज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ज्यादा आपके कठिन थे, कौन से ज्यादा आसान थे, एक एक करके अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग शुरू अब करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके बात करना शुरू करते हैं पैराग्राफ के बारे में कि कैसे आए थे और क्या डिफिकल्टी लेवल था, कैसे था। तो देखिए जो पहला यहाँ पे पैराग्राफ आया ये आपका बिल्किस बानो का पैराग्राफ आया है जो कि सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मिला के यहाँ पे कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी एक फेमस लैंडमार्क केस लॉ है और कहीं ना कहीं इसको अगर हम लोग ने आप हमारे कोर्सेज में थे तो इसको हम लोग ने कहीं ना कहीं कवर किया भी है। और ये जो क्वेश्चन इसके अंदर बेसिकली आए थे ये सारे आपके थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पूछा है, जिसमें कि इन्होंने जो फोकस इन्होंने प्राइमरी रखा है ये अपना इंटरप्रिटेशन के ऊपर और जो थ्योरी ऑफ रिमिशन होती है सीआरपीसी के अंदर उसके ऊपर इन्होंने अपना फोकस रखा है। साथ ही में जो बीएनएसएस है उसको भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब नए लॉज पे उन्होंने एक क्वेश्चन जनरली पूछा जो हम लोगों ने बेसिकली कहा था कि जो है पूछने का जो अंदाज होगा कि ये लोग पैराग्राफ अपना रखेंगे पुराने क्वेश्चन के बेसिस पे ही, पुराना उस पर ही जो क्वेश्चन पूछेंगे वो नए उसमें पूछेंगे, यही इन्होंने कहीं ना कहीं किया है। और ये जो पैराग्राफ है काफी हद तक एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया है ये। हाँ एक बात जरूर है कि ये पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे हार्ड है क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी बहुत ज़्यादा है। और इसमें कैसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि आप मेमोरी और नॉलेज की बेस में अपना कर सकते हो, लेकिन इट इज़ क्वाइट टफ पैराग्राफ, थोड़ा सा हमारे हिसाब से हार्ड पैराग्राफ है। जो दूसरा पैराग्राफ है ये आपका मोहित मिनरल्स का पैराग्राफ है, ये टैक्स लॉ के अंदर बेसिकली आपका अलाय करेगा। और ये आपका बेसिकली समझ लीजिए इसके पहले भी मॉक मतलब यहाँ पे जो क्लैट पीजी का पेपर है मोहित मिनरल्स आपका आ चुका है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पैराग्राफ था ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लाइंस में आप कहोगे क्योंकि सब्जेक्ट ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जो जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं नीश सब्जेक्ट है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे आपको सिंपलर एंड पे यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन से या अगर आप एलिमिनेशन मेथड को कायदे से लगाओगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये जो आपका पैराग्राफ था ये ओवरऑल मॉडरेट था। क्वेश्चन जो थे वो आपके जीएसटी की तरफ थोड़ा सा पर्टेन कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं अगर आपकी जो जजमेंट पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है और जो आपकी कॉम्प्रिहेंशनबिलिटी अगर वो आपकी ठीक ठाक है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। इसके बाद जो आपका अगला पैराग्राफ है ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था जहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इन्होंने सीधे सीधे वो पढ़ा है
इसके अंदर जो पैसेज है यहाँ पे इसकी जो डिफिकल्टी है हम लोग कहेंगे कि इसके हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी का, इसके ऊपर वाला भी जो पैराग्राफ था मॉडरेट ही था, ये मॉडरेट डिफिकल्टी में कहीं ना कहीं होगा। और इसके अंदर आप 2 से 3 बेसिकली क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको नॉलेज या फिर मेमोरी जो है आपकी वो कहीं ना कहीं टेस्ट की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो थोड़े से यहाँ पे लेंदी एंड पे है इस पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप पैरा 4 की जब बात करते हो, अलीशा खालिद वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का यहाँ पे पैसेज है, तो इसके अंदर में जो जजमेंट, ये बेसिकली जो पैराग्राफ है ये आर्टिकल से बेसिकली लिया गया है, इसमें कोई जजमेंट इन्होंने नहीं पूछा, आर्टिकल से पूछा है। और यहाँ पे पैसेज के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो फिर ये थोड़ा सा शॉर्ट और ईजी आसान सा पैसेज था, तो इस पैसेज के अंदर आपने अगर कायदे से अटेम्प्ट करा तो इसमें आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन निकाल के ला सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग पैसेज होगा मेरे हिसाब से। ये वाला उतना स्कोरिंग ठीक ठाक स्कोरिंग है, ये वाला मॉडरेट लेवल पे स्कोरिंग है, और ये वाला भी आपका मॉडरेट लेवल पे कहने की स्कोरिंग मैं मानूंगा। तो मतलब हर पैराग्राफ में से 2 या 3 क्वेश्चन अगर आप कायदे से पढ़ के आराम से आप निकाल लोगे, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से निकालोगे। उसके बाद जो आपका अगला पैराग्राफ है वो आपका यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का पैसेज है। इसके अंदर में बेसिकली ये एक ऐसा आपका है जो कि रिसर्च आर्टिकल्स में से बेसिकली यहाँ पे लिया गया है, और इसके अंदर जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कि आप एक्सपेक्टेड लाइंस में मानोगे, जो हम लोग ने अगर अपने मॉक पेपर्स में हम लोग संभव में कराते थे, या फिर अगर वैसे भी अगर आप देखोगे तो आए हैं, मतलब पिछले साल के पेपर्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइंस में ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड थे, और उनका जो यहाँ पे आंसर था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्योरी के अंदर बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा कठिन या आसान आप कैसे इसको मतलब बेसिकली इसको करोगे कि जो जुरिस को आइडेंटिफाई करने की बात है, जुरिस या आपके कोरिलेटिव्स होते हैं उनको यहाँ पे जोड़ने की बात है, या फिर जो वर्क ऑफ जुरिस थे उसको यहाँ पे कहने की पूछा जाए, तो फिर इसको कहीं ना कहीं आप आसान कैटेगरी में ही लेके जाओगे। तो इसमें भी आप कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से फंसा सकते हो अगर आपने कायदे से मतलब अपना जुरिस्प्रूडेंस वगैरह ठीक ठाक पढ़ा है तो इसमें ये हो गया। उसके बाद छठे पैराग्राफ पे अगर आप आते हो तो छठा पैराग्राफ आपका है यहाँ पे फिर से इंटरनेशनल लॉ का। ये आपका बेसिक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से उसमें था, बिकॉज हम लोग ने जो सोचा था वो ये था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीसी के जजमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने मिला है। यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट्स की बात करोगे तो उनको यहाँ पे अगर आपने मान लो हमारे मॉक्स में थे जिसमें हम लोगों ने कवर इसके कंसेप्ट को करा है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मॉडरेट है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मेमोरी इंटेंसिव है, और यहाँ पे पैसेज जो आपका है वो उतना हेल्पफुल नहीं है आपके लिए, मतलब पैसेज में से आंसर मिलना उतना आपको वो चीज़ नहीं यहाँ पे देखने मिलेगी। बट अगर सब्जेक्ट मैटर को अगर आप कायदे से जान रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आप आराम से इसमें 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई मतलब ये मॉडरेट डिफिकल्टी का पैसेज मैं कहीं ना कहीं कहूँगा। फिर पैरा नंबर 7 आपका है एम के रंजीत वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंट लॉ का पैसेज है। अब देखिए इस बार पेपर में एनवायरमेंट लॉ इन्होंने बहुत पूछा है, ये कहना पड़ेगा इस बार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पे हल्का सा कह सकते हैं। बट ये जो ऐसा कंसेप्ट वगैरह है ये हम लोग ने जैसे अपने मॉक्स में भी बात करो तो हम लोग ने कवर किया है अगर आप थे उसमें। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आप अगर मॉडरेट इसको बेसिकली पैराग्राफ को मान सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है वो अगर आपने एमसी मेहता और या फिर आपने बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कायदे से पढ़ा है, अगर आपकी मेमोरी में चीज़ें हैं इन्वायरमेंट लॉ से जुड़ी हुई, यू कैन मतलब आराम से आप इस पैसेज को कर पाओगे। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि हाँ भाई करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल आराम से रहेगा। फिर उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के पैसेज के मतलब हम लोग इसके ऊपर आते हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंट लॉ का पैसेज है, कहीं ना कहीं कोई बहुत मतलब वो नहीं है, पुराना पैसेज है अपना, ओल्ड एंड गोल्ड पैसेज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं श्रीराम फर्टिलाइजर्स वाला केस भी कहीं ना कहीं इसमें रेफर यहाँ पे पैसेज में किया गया है। और ये जो पैसेज आपका ये है इन्वायरमेंट लॉ से, लेकिन जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उसके अंदर एक मिक्स आपको दिखाई पड़ेगा टॉर्ट्स का, जुरिस्प्रूडेंस में, जिसमें कि आप लायबिलिटी कंसेप्ट की बात कर रहे हो, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविज्म होता है उसके ऊपर थोड़ा सा इनका फोकस यहाँ पे गया है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगर आपने टॉर्ट की थ्योरी को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की थ्योरी को अगर कायदे से करा है तो आप आराम से इसको कर पाओगे। मैं इसको कहूंगा कि ईजियर एंड पे है, थोड़ा सा स्मॉल पैसेज है, थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्प यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इन्होंने पैसे से पूछे ये तो मानना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इसमें भी आपका अगर मैं कहूँ मॉडरेट लेवल पे 3 क्वेश्चन आराम से इसमें यार आंसर आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। फिर पैरा नंबर 9 की बात कर लेते हैं। पैरा नंबर 9 आपका वाटर सप्लाई केस है, बैंगलोर वाटर सप्लाई, ओल्ड केस, आराम से इसका मतलब लैंडमार्क केस है, मतलब जो केसेस पूछे लैंडमार्क पूछे, तो जुडिशरी वाले बच्चों के लिए पेपर थोड़ा सा यहाँ पे इजी एंड पे जाएगा, ये कहना पड़ेगा। जिसने मतलब थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी आपने, जो मैं कहता रहता हूँ ना बार बार कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ एग्जैक्टली इस पेपर ने यहाँ पे प्रूफ करके दी है। तो अगर आपने स्टूडेंट फाउंडेशन कहीं से करा है ना, ये पेपर आपके लिए बहुत आसानी से आपका कहना कि हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर वही बात करते हैं कि आप अगर बात कर रहे हो इस वाले पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे बैंगलोर वाटर सप्लाई को, तो इसके अंदर यहाँ पे जो आपका पैसेज है वो कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि वेल नोन है, ऑब्वियस सी बात है।
और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर बात करोगे तो एटलीस्ट 3 ऐसे हैं जो कि आराम से आप एलिमिनेशन या उसके हिसाब से आप आराम से उसको कर सकते हो, कैसी दिक्कत नहीं है एलिमिनेशन के मेथड्स अगर आप करने जा रहे हो। और इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो फिर कॉम्प्रिहेंशन से एक बेसिक इंटरप्रिटेशन वगैरह आप अगर लगा रहे हो सब्जेक्ट का, अगर आपको ठीक ठाक आता है तो यहाँ पे ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर को मैं कहूँगा ये जो बेसिकली वो है ये ईजी पे है थोड़ा सा। इसमें से अगर आप करोगे तो 2-3-4 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कैसे दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो अगला पैसेज है आपका वो आपका है टीपीए का, प्रकाश वाले प्रकाश मतलब जो प्रकाश वाला केस है उसके बेसिकली उसमें था। इसके अंदर भी जो यहाँ पे टीपीए है, अब टीपीए का थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए है बिकॉज टीपीए भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उतना पूछा नहीं जाता है। क्लैट पीजी वगैरह पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे कभी कभी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यू एडिशन है मेरे हिसाब से भी, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हल्का सा था मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट वगैरह है ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं कवर अपने मॉक्स में अगर आप थे अगर तो किया है। यहाँ पे पैसेज बेसिकली थोड़ा सा लेंदी एंड पे मैं कहूँगा है, और यहाँ पे जो पैसेज है कहीं ना कहीं उसने काफ़ी हद तक आपका जो आंसर्स वगैरह है वो आपको निकाल के पैसेज दे देगा, तो काफ़ी पैसेज हैवी पेपर है। मतलब ये जो आपका पैराग्राफ है पैसेज हैवी है, तो पैसेज के अंदर से अगर आप आंसर ढूंढने जाओगे वो आपको यहाँ पे आराम से मिलेगा। अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे स्टैंड अलोन थे, और कहीं ना कहीं इसको मॉडरेट से हार्ड हम लोग कंसिडर करेंगे बिकॉज जो आंसर्स अगर आपको ढूंढने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो इसमें आपको डिफिकल्टी पक्की बातें पड़ेगी जरूर। फिर पैरा नंबर 11 पे अगर हम लोग आते हैं, मोसर बेयर वाला केस अगर है, अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर यहाँ पे कंपनी लॉ बेसिकली कवर करा है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कंपनी लॉ क्लैट पीजी एग्जाम के लिए धीमे धीमे करके देख सकते हैं हम लोग कि काफ़ी यहाँ पे कंपनी लॉ पूछा जा रहा है। और मैंने कहीं ना कहीं कहा भी था कि कंपनी लॉ की थ्योरी के लिए आपको ठीक ठाक टाइम लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कंपनी लॉ कहीं ना कहीं अगर आप इस पैसेज को बेसिकली देखोगे तो ये मॉडरेट लेंथ का पेपर है बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पे जो पेन यहाँ पे पैराग्राफ है उससे उतनी हेल्प यहाँ पे नहीं मिलती है। क्वेश्चंस यहाँ पे अपना खुद में है, मतलब पैसेज से उतना मतलब है नहीं। 2 से 3 अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं जैसे कॉर्पोरेट लायबिलिटी का कंसेप्ट हो गया या लैंडमार्क और थ्योरेटिकल चीज़ें अगर आपको पता है, रूल्स और डायरेक्टर वगैरह आपको पता है, तो आप आराम से इसको हार्ड यहाँ पे कर लोगे। लेकिन इसका पैराग्राफ जो है ये आपका हार्ड मॉडरेट से लेकर हार्ड डिफिकल्टी का आराम से ये आपका मैं कहूँगा कि होगा। तो आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे पेपर की अच्छी नॉलेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं अगले हमारे पैसेज को तो वो आपका है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद का। यहाँ पे ये बेसिकली केस है, और ये यहाँ पे सॉरी माफ करिएगा ये एविडेंस का केस है आपका। पहली बात तो ये हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं एविडेंस लॉ का केस है। अब इसके अंदर देखिए जो यहाँ पे पैसेज इन्होंने बेसिकली दिया है उसके अंदर से कोई आपको खास हेल्प तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो जजमेंट है वो भी आप कह सकते हो कि ओल्ड जजमेंट है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपने हमारे मॉक्स पे कहीं ना कहीं एनरोल लगा थे तो हम लोग उसमें काइंड ऑफ कवर इसको करा है। बिकॉज ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग को जनरली पता होता है कि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे आप लोग कहेंगे आउट ऑफ, इसमें आप कहोगे क्या 101 और 106 की अगर आप बात कर रहे हो जो कि बेसिकली बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे क्या है फैक्ट, स्पेशली जो विद इन जो आपका नॉलेज है रिस्पेक्टिव चीज़ें जो है उसके हिसाब से कहने के ये जा रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट के यहाँ पे 2 क्वेश्चन है उनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा और हार्ड यहाँ पे कंसिडर करोगे बिकॉज इसमें आपको काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 106 की। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पैसेज है इसमें मैं कहूँगा कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीप यहाँ पे हमें बेसिकली कहना चाहिए कि नॉलेज चाहिए यहाँ पे। फिर उसका पैरा नंबर 13 पे अगर हम लोग आते हैं शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का, तो ये यहाँ पे एक ऐसा जजमेंट है जो कि थोड़ा सा ओल्ड आप कहोगे 2014 का ऑफिस जजमेंट है। लेकिन ये जो ये बेसिकली जो पैसेज है या फिर इसके जो कंसेप्ट वगैरह आप कहोगे ये कहना कि थोड़ा सा हम लोग अपने अगर आप मॉक्स में थे तो हमने कवर किए थे। और अदरवाइज अगर हम लोग बात करें तो ये कहना कि एक वेल नोन मतलब एक थोड़ा सा केस है जिसमें कि अगर आप बात करते हो कि जो आपका जजमेंट वगैरह आपका आया था वी श्रीहरन एलियस मुरुगन वाला है फिर राजकुमार स्टेट का, उसके अंदर से ही थोड़ा सा कहना कि यहाँ पे रिलेटेड उसमें जा रहा है। और जो क्वेश्चंस थे वो प्राइमरीली बेसिकली बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर जो है पार्डन करने की और राइट टू लाइफ जो आपका आर्टिकल 21 में है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको ईजी से लेके मॉडरेट के उसमें आप मानोगे। यहाँ पे जो मतलब जो पैसेज है वो थोड़ा सा आपको उतनी हेल्प यहाँ पे नहीं मतलब देगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि आपको अगर रिकलेक्ट करना है कि पैसेज के अंदर कंसेप्ट जो है वो क्या है, कंसेप्ट अगर आपको मतलब जैसे मान लो याद नहीं आ रहा तो आपने पैसेज पढ़ा आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, दैट विल हेल्प यू आउट, लेकिन उतना कहीं आपको बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये कहना कहीं इसका होगा। उसके बाद पैरा नंबर 14 पे आते हैं इंदिरा देवी वर्सेस वीना गुप्ता के ऊपर। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पैसेज है कहना कहीं स्पेसिफिकली फैक्ट, और उसमें ये गया है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसमें पैसेज आपको कहना कि हेल्प करेगा कंसेप्ट को रिकलेक्ट करने में, जैसे मैं इसके पहले वाले पैसेज में भी मैंने कहा था। बट ये थोड़ा सा हार्ड है कि जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से यहाँ पे इतना जुड़े हुए नहीं है, और जो कंसेप्ट है इसमें बहुत तगड़े तरीके से डीप में पूछा है। और जो जजमेंट्स यहाँ पे हैं वो बेसिकली जजमेंट जैसे पैसेज जो है बेसिकली उससे आया है, जो मतलब जो जजमेंट है उससे कंसेप्ट कहने की बेस्ड उसमें कहीं ना कहीं आया है।
तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा सरप्राइज़ है। मतलब मैं कहूँगा कोई ऐसा ये बेसिकली ये लाइकली डूएबल नहीं है और जो क्वेश्चन्स है वो आपका स्पेसिफिकली फैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरफ से ज़्यादा है मोर देन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे। तो ओवरऑल ये पैसेज इतना स्कोरिंग नहीं है और यहाँ पे अगर आप मान लो 1 या 2 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लो तो बहुत मतलब एक बड़ी चीज़ होगी बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट मतलब मैं कहूँगा डिफिकल्ट पैसेज काइंड ऑफ है ये। तो आपको इसको देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा-सा कम भी आ रहा है ना इस वाले में तो आप बिल्कुल इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विशाल तिवारी वाला जो केस है, ये भी आपका ऐसा है कि जो एक थोड़ा-सा मैं कहूँगा सरप्राइज़ है। यहाँ पे आप कह सकते हो बिकॉज़ सेबी वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी ज़्यादा नीश है और इसके अंदर जो पैसेज है बहुत ही बेसिक हेल्प आपको यहाँ पे देना है और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन है वो आप इंटरप्रिटेशन अगर कायदे से कर पा रहे हो, तो उसकी बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। और एटलीस्ट यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि कंपनी लॉ के अंदर से आप कहीं न कहीं कहोगे आओगे और या फिर जो बैंक नेशनलाइज़ेशन वाला केस आपका था, उसमें से कहीं न कहीं आप बोल सकते हो कि ये होगा। लेकिन एटलीस्ट इसमें कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन्स को अगर आप ठीक से पढ़ के जा रहे हो तो आप अटेम्प्ट आप कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। फिर इसका जो अगला पैसेज है वो है आपका जसविंदर सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह का। अब ये जो आपका पैसेज है ये फैमिली लॉ के अंदर से इन्होंने हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इसको कहीं न कहीं कवर किया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बेसिकली एक आपका वो है। तो इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका हिंदू माइनॉरिटीज़ गार्जियनशिप एक्ट के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। और यहाँ पे एक बात अगर हम लोग देखेंगे तो क्लैट पीजी के अंदर कहीं न कहीं अभी हाई कोर्ट के जजमेंट्स आप पिछले साल भी देखोगे थोड़े-से यहाँ पे पूछे गए थे और यहाँ पे पिछले आईपीआर में था, इस बार फैमिली लॉ में इन्होंने करा है। और उसके अलावा आप अगर पैसेज को देखोगे तो काफ़ी थोड़ा-सा सिंपल है और यहाँ पे आपको जो आंसर अगर करना है वो क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि जो आपके थ्योरी है वो प्योर थ्योरी है यहाँ पे वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स पेट्री की जो डॉक्ट्रिन है वो और फैमिली लॉ के अंदर जो बेसिकली मेजर चीज़ें पूछी गई हैं वो आपका यहाँ पे है। तो काफ़ी हद तक ये एक ओवरऑल ईज़ी सब्जेक्ट है। मतलब ईज़ी बेसिकली पैसेज आप कहोगे और पैसेज का अंदर से आपको आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे आराम से आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से इसमें कर सकते हो। तो ईज़ियर मैं कहूँगा ईज़ी पैसेज है ये कहीं न कहीं मोटा-मोटा। फिर पैरा नंबर 17 पे आते हैं आपका। तो पैरा नंबर 17 आपका ये जो केस है, ये आपका थोड़ा-सा ओल्डर एंड पे है, 2019 का केस है और लॉ ऑफ टॉर्ट पे है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट पे देखिए जनरली यहाँ पे जो क्लैट पीजी है उतना फोकस नहीं देता है, लेकिन आज इस बार इन्होंने दिया है फोकस, तो ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड हल्का-सा हम कह सकते हैं। बट अगर आपने कायदे से पढ़ाई वगैरह करी है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो आपके लिए आसान रहेगा। इसके अंदर पैसेज आपको थोड़ी-सी कम ही हेल्प करेगा, बिकॉज़ इसमें क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े सिंपल है, थ्योरी बेस्ड आप कहोगे इसमें टॉर्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस के ऊपर चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करने के लिए यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो मेजर फोकस है वो आपका लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर, जो टॉर्ट के अंदर जो नेग्लिजेंस का कांसेप्ट है, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर आपका कहीं न कहीं फोकस डाला जा रहा है और इसीलिए आप इसको कह सकते हो कि मॉडरेट है। और कहीं न कहीं ये यहाँ पे पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड है, तो यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का पैसेज आप इसको कहोगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पे केस है। इसके अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छे से यहाँ पे टारगेट करा है कायदे से और ये एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कि एल चंद्र कुमार का जजमेंट अगर आपको याद होगा, जिसमें कि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म्स की बात की थी, उससे कहीं ना कहीं रिलेशन यहाँ पे आपका जाता है। बेसिक नॉलेज अगर आपको है जजमेंट की तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप आराम से आंसर कर सकते हो। एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये कहने की क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और इसमें बेसिकली अगर एडमिन लॉ आपने कायदे से तैयारी करी है देन यू कैन इजीली डू दिस पर्टिकुलर पैसेज। पुराना है भले, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप इस पैसेज को आराम से कर लोगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा ये बेसिकली पैराग्राफ है जो कि ईजी आप कहोगे कि होगा। इसके बाद देखिए इसमें जो अगला पैसेज है वो है आपका कन्वर राज वर्सेस गेजू का यहाँ पे पैसेज है। ये आपका बेसिकली टीपीए का पैसेज है जो कि आप कह सकते हो कि जो पैसेज है वो आपको कहना कि हेल्प करेगा कंसेप्ट वगैरह को रिकलेक्ट करने में। और इसके अंदर बेसिकली सेल डीड, रजिस्ट्रेशन, वैलिड ट्रांसफर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। इसको आप मॉडरेट टू हार्ड कहोगे कि कहीं ना कहीं बेसिकली बात करिए कि टीपीए जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज इससे पहले क्लैट ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया है टीपीए पे। तो कहीं ना कहीं उसका जो एडिशन है वो एक ऐसा कंसेप्ट आप बेसिकली मानोगे कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर यहाँ पे ये मॉडरेट एंड पे ये गया है और एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा सा ये हटकर है पेपर, ये कहना पड़ेगा। उसके बाद पैरा नंबर 20 हम आते हैं, वो है आपका इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा का पैराग्राफ जो कि फैमिली लॉ का आपका पैसेज है। ये आपका एक ओल्ड केस के ऊपर आया 2013 का और ये बेसिकली मेंटेनेंस डीवी एक्ट और इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स को बेसिकली कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहा है। इसके अंदर आपको बेसिकली पैसेज यहाँ पे रिकलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा कंसेप्ट को, बाकी आपको हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा। पैसेज की डिफिकल्टी यहाँ पे कहने की मॉडरेट है कि जो क्वेश्चन है आपका कहना कि आपको खुद से मतलब कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे। जो थ्योरी ऑफ मेंटेनेंस है, उसके बाद जो लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह है या फिर जो बाकी चीज़ें उनका अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो आप कर पाओगे। और अगर आप बात करते हो तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने कायदे से एलिमिनेशन का जो मेथड अगर आपको ठीक से यूज़ कर पा रहे हो, बाकी गेस वर्क वगैरह कर पा रहे हो तो ठीक से आप इसको कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो आपका अगला पैसेज है वो है आपका प्रज्ञेश कुमार वर्सेस अरुण कुमार का पैसेज है बेसिकली। अब इसके अंदर बेसिकली अगर आप बात कर रहे हो तो ये थोड़ा सा लेंदी एंड पे है पैसेज
और यहाँ पे लेकिन जो पैसेज है वो उतना आपको हेल्प यहाँ पे बेसिकली उतना वो नहीं होगा, लेकिन आप ये कह सकते हो तब भी कि पैसेज के अंदर से आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर कर पा रहे हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर यहाँ पे क्वेश्चंस है जो पैराग्राफ्स नहीं वो आपका थ्योरी पे ही बेस्ड है, तो ओवरऑल मॉडरेट से लेके इजी पैराग्राफ में आप इसको कहोगे कि ये आपका आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आपके थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका आराम से ईजी एंड पे आप कह सकते हो 3 से 4 इसमें क्वेश्चन आप आराम से इसमें कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो आपका है प्रोसिक्यूटर वर्सेज डोमिनिक ओंगवेन का, ये आपका इंटरनेशनल लॉ का बेसिकली पैसेज है, और इसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाला है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से देखिए ये पैसेज आपका आया है। और इसके अंदर में जो पैराग्राफ है उसके अंदर से आप एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर जो पैसेजेस है 3 एटलीस्ट आंसर कर सकते हो, तो फिर ये जो एक्सपेक्टेड लाइंस में होता है कि इंटरनेशनल लॉ के पैसेज के अंदर से आपको आंसर मिलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे कहने की देखने मिलेगी। और यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कि थोड़ा सा एक नीश सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है, लेकिन इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के साथ इन्होंने मिक्स करके लिंक करके कहने की चला है, तो ओवरऑल ये मॉडरेट से इजी पैसेज मैं कहूँगा। इसमें आप अगर चाहो तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अगला जो पैसेज है आपका वो है दीपक पाटिल से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये भी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस टॉर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिला जुला के आया है। इसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप पैसेज से आंसर कर सकते हो, मतलब पैसेज हैवी थोड़ा सा ये आपका रहेगा, पैसेज में से आंसर आ रहा है। इसके अलावा जो आपके और जो बाकी के हैं वो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर आपको ठीक से पता है तो आप वो कर लोगे, तो ये ओवरऑल इजी एक पैसेज आप कहोगे। इसके बाद लास्टली आपका जो पैसेज है वो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, मोरालिटी के ऊपर, मोरालिटी ऑफ लॉ बेसिकली इन्होंने इसको दे के रखा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे जो एचएलए हार्ट और फुलर की जो डिबेट हुई थी उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे कहने के रखे हैं, और जो ये बेसिकली पैसेज है इसके अंदर भी आराम से आप 4 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो मिलेगा आपको आंसर। ओवरऑल इजी है कहीं ना कहीं, यहाँ पे बहुत बहुत मतलब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो फुलर और हार्ट की डिबेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है कि ये चीजें लोग कहीं ना कहीं पूछेंगे, तो ये अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इस पैसेज को कर पाओगे, तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आराम से आप निकलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंगली ये बेसिकली एक छोटा सा मेरा एनालिसिस था वाला पेपर का। अब एक बार यहाँ पे हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है वो एक बार आ जाए तो हम लोग एक प्रॉपर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन हमें लगता है कि जिनको चैलेंज होने लायक होगा वो अभी वीडियो हम लोग तुरंत यहाँ पे लॉन्च करेंगे जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर किया जाता है उसके हिसाब से, बिकॉज अगर अभी हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर भी देंगे तो जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमको लगता है कि हमको चैलेंज करना चाहिए वो चीज़ हम लोग के कहने की मिस हो जाएगी, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे थोड़ी देर में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा, हम लोग बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब इसके आगे जो आपका काउंसलिंग वाला पूरा पार्ट रहेगा उसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मेरा नंबर जो है आपका 9555-896-908, इस पे आप मेरे को कांटेक्ट जरूर करिए अगर आपको मान लो काउंसलिंग के लिए या फिर उसमें आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन कब डालनी है, कैसे डालनी है, अगर अभी सब आपको पूछना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट मुझे जरूर करिएगा, यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।